जय हिंद दोस्तों। स्वागत है रोहित स्टडी लैब में। जय हिंद भावी सिपाहियों। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि जिस खाकी वर्दी को पाने के लिए लाखों छात्र दिन रात पसीना बहा रहे हैं, व्याकरण की दुनिया में वो महज एक जातिवाचक शब्द है। बिल्कुल। और देखिए, वही वर्दी पहनते ही एक अदृश्य भाववाचक गर्व में कैसे बदल जाती है, ये भी तो एक जादू है। एकदम सही बात है। और आज रोहित स्टडी लैब में इसी विज्ञान को, इसी जादू को हम गहराई से समझेंगे। संज्ञा की एक एक परत उधेड़ी जाएगी आज। क्या बात है। तो सभी छात्रों को तुरंत अपनी नोटबुक निकाल लेनी चाहिए। चलिए शुरुआत संज्ञा की असली पहचान से करते हैं। बचपन से स्कूलों में रटवाया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, वो पुरानी किताबी परिभाषा। वही तो। लेकिन जब कोई छात्र यूपी पुलिस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठता है तो ये किताबी परिभाषा पूरी तरह से काम नहीं आती। तो मैम, इस गहराई वाले विश्लेषण में संज्ञा का असली मतलब क्या है? देखिए, अगर इसे बहुत ही सरल और तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो संज्ञा है। मतलब? सब कुछ। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया में जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है या जिसे केवल मन के भीतर गहराई से महसूस किया जा सकता है, वो सब संज्ञा के दायरे में आता है। अच्छा। चाहे वो कोई इंसान हो जैसे रमेश या सचिन, कोई वस्तु हो जैसे बाल्टी, गाड़ी, या वो मोबाइल जिस पे अभी हमारा ये विश्लेषण सुना जा रहा है। सही बात है। कोई स्थान हो जैसे प्रयागराज या लखनऊ, या फिर कोई भाव हो जैसे ईमानदारी, खुशी या दुख। इंसान के आसपास मौजूद हर एक भौतिक चीज, पेन, कागज, दीवार और हर एक मानसिक अवस्था संज्ञा है। यहाँ थोड़ा रुककर इस विचार को गहराई से खोलते हैं। अगर दुनिया की हर एक चीज जो दिखती है और जो नहीं दिखती सब संज्ञा है, तो फिर परीक्षा का पेपर सेट करने वाले इसे कैसे बांटेंगे? यही तो खेल है। मतलब क्या छात्रों को इसके हजारों प्रकार रटने पड़ेंगे? अगर ब्रह्मांड की हर वस्तु और हर एहसास संज्ञा है, तो इसे परीक्षा के लिए वर्गीकृत करने का असली और तार्किक आधार क्या है? यहीं पर व्याकरण का विज्ञान काम आता है। छात्रों को हजारों प्रकार नहीं रटने हैं। शुक्र है। हाँ, वर्गीकरण के मूल आधार को समझना जरूरी है। देखिए, मूल रूप से संज्ञा केवल दो प्रकार की होती है। सिर्फ दो? हाँ, केवल दो। पहली है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थ का मतलब है जो वास्तविक है, जिसका एक भौतिक या दृश्य रूप होता है, यानी जो आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है। एकदम। और दूसरी है भाववाचक संज्ञा, जो पूरी तरह से अदृश्य होती है, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वर्गीकरण का पहला आधार यह है कि कोई चीज दिखती है या नहीं। बिल्कुल। जो चीजें दिखती हैं वो यथार्थवाचक हैं और जो नहीं दिखती वो भाववाचक हैं। लेकिन मैम, एक बात बताइए, रोहित स्टडी लैब के छात्र तो हमेशा से 5 प्रकार पढ़ते आए हैं। ये 2 प्रकार वाली बात तो बहुत नई लग रही है। ये यूपी पुलिस के पेपर में छप सकता है। छात्रों को इसे ध्यान से सुनना चाहिए, ये नंबर दिलाएगा। सारे भावी सिपाही ध्यान दें। हाँ, छात्र जो 5 प्रकार पढ़ते आए हैं ना, वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर प्राचीन हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हाँ, यही तो हमने पढ़ा है। लेकिन भाषा कोई ठहरी हुई नदी नहीं है, ये समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे समय बदला, आधुनिक हिंदी के विद्वानों ने तर्क दिया कि संज्ञा मुख्य रूप से केवल 3 प्रकार की होनी चाहिए। 3 प्रकार की? तो प्राचीन व्याकरण के बाकी के 2 प्रकार कहाँ गायब हो गए? क्या आधुनिक हिंदी ने उन्हें पूरी तरह से व्याकरण की किताबों से बाहर निकाल दिया? बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उन्हें समाहित कर लिया है। कैसे? विद्वानों का तर्क था कि द्रव्य यानी पदार्थ और समूह यानी भीड़, ये दोनों भी तो दृश्य होते हैं और किसी न किसी वर्ग का ही हिस्सा होते हैं। हाँ, बात तो लॉजिकल है। इसलिए आधुनिक हिंदी में द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही मान लिया गया, क्योंकि सोना, लोहा या सेना की टुकड़ी, ये सब भी तो किसी न किसी जाति या वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इसलिए आधुनिक रूप से केवल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बचते हैं। तो यहाँ पर भावी सिपाहियों के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो सकता है। कैसे कंफ्यूजन? अगर परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आ जाए जिसमें ना प्राचीन हिंदी लिखा हो,
ना आधुनिक हिंदी लिखाओ और ना ही मूल रूप पूछाओ। बस इतना पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहां बिना किसी उलझन के क्या टिक करके आना है? यह परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर प्रश्न में किसी भी आधार को स्पष्ट नहीं किया गया है, तो छात्रों को हमेशा कुल 5 भेद ही टिक करके आने हैं। कुल 5? हाँ, यही उत्तर उन्हें पूरे अंक दिलाएगा। परीक्षा बोर्ड इसी पारंपरिक वर्गीकरण को सर्वाधिक सटीक मानता है, जब तक कि प्रश्न में कोई विशेष शर्त न लगाई गई हो। ये हुई ना एकदम स्पष्ट बात। तो 5 भेद फिक्स हो गए। अब उन चीजों पर गहराई से चर्चा करते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है या जो किसी एक वर्ग से आते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति, जाति और भाववाचक का एकदम देसी पोस्टमार्टम किया जाए। बिल्कुल। शुरुआत व्यक्तिवाचक से करते हैं। इसके नियम क्या हैं और ये बाकी संज्ञाओं से अलग कैसे हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की 3 बहुत ही सख्त शर्तें होती हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। 3 शर्तें कौन कौन सी? पहली, यह दृश्य होनी चाहिए, यानी आंखों से दिखाई देनी चाहिए। दूसरी, ये हमेशा एक वचन होनी चाहिए, इसका बहुवचन किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता। अच्छा। और तीसरी, सबसे जरूरी शर्त, ये दुनिया में अकेली और विशेष होनी चाहिए, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अकेली और विशेष मतलब अगर किसी चीज की कोई कॉपी ना हो तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे ताजमहल। एकदम सटीक उदाहरण। आगरा का ताजमहल दुनिया में अकेला है। माउंट एवरेस्ट की चोटी दुनिया में अकेली है। यमुना नदी विशेष है, कोई दूसरी नदी यमुना नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, ये सभी दृश्य हैं, एक वचन है और विशेष है। अब अगर इससे आगे बढ़कर दूसरी संज्ञा यानी जातिवाचक की बात की जाए तो ये भी दृश्य होती है, लेकिन इसकी कहानी व्यक्तिवाचक से बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है? अगर दोनों दृश्य हैं तो फिर दोनों में वो कौन सी लकीर है जो इन्हें बांटती है? सबसे बड़ी लकीर है बहुवचन की क्षमता। अच्छा। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन आसानी से बन सकता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके जैसी दुनिया में और भी चीजें होती हैं। ये किसी विशेष वस्तु की नहीं बल्कि एक पूरी प्रजाति या वर्ग की बात करती है। जैसे अगर कुत्ता कहा जाए तो कुत्ते के जैसे दुनिया में और भी लाखों कुत्ते हैं। पहाड़ कहा जाए तो पहाड़ और भी हैं। नदी कहा जाए तो नदियां और भी हैं। मतलब जिसकी जैसी और भी चीजें बाजार में उपलब्ध हों या दुनिया में पाई जाती हों, वो जातिवाचक है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभरता है मैम। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये किस में आएंगी? क्या ये किसी विशेष घटना में आती हैं? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही शानदार बिंदु है जहां अक्सर छात्र उलझ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जातिवाचक क्यों? इसका कारण बहुत ही तार्किक है। एक भूकंप के जैसा दूसरा भूकंप भी होता है, एक सुनामी के जैसी दूसरी सुनामी भी आ सकती है। इनका एक वर्ग है, एक जाति है। अरे हाँ। जब धरती कांपती है तो वो एक घटना है जो बार बार हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं कभी भी व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, वे जातिवाचक ही रहती हैं। कमाल का तर्क है गुरु। प्राकृतिक आपदाएं एक वर्ग का निर्माण करती हैं। अब तीसरी और सबसे रहस्यमयी संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसे रहस्यमयी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। हाँ, रहस्यमयी होने के साथ साथ ये बहुत तार्किक भी है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बहुत ही सीधी है। यह हमेशा अदृश्य होती है और हमेशा एक वचन होती है। अदृश्य और एक वचन? बिल्कुल। इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल हृदय या मस्तिष्क से महसूस किया जा सकता है, जैसे प्यार, गुस्सा, ईमानदारी या बुराई। इनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए रोहित स्टडी लैब के परिवार के लिए एक गजब की एनालॉजी दूं क्या? बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए कि एक बड़ी सी प्लेट है। एक कुत्ते को या एक लड़के को तो उस बड़ी सी प्लेट में बिठाकर दिखाया जा सकता है कि देखो भाई, ये रहा कुत्ता, ये रहा लड़का। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई गुस्सा, ईमानदारी या सजावट को प्लेट में नहीं रख सकता। जिस चीज को प्लेट में परोसकर भौतिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता, वो भाववाचक है। क्या ये ट्रिक सही है? ये एक बहुत ही मजेदार और अत्यंत सटीक एनालॉजी है। प्लेट का सिद्धांत बिल्कुल सही काम करता है। गुस्सा, ईमानदारी या बचपन को प्लेट में रखकर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। एकदम सॉलिड ट्रिक है ये। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत गहरे और पेचीदा कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान खींचना जरूरी है, जहाँ अक्सर होनहार छात्र भी गलती कर बैठते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर किसी भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य और एक वचन होती है, उसका बहुवचन बना दिया जाए तो क्या होगा?
यहां तो दिमाग चकराने वाली स्थिति बन रही है। भाववाचक का बहुवचन, अगर वो बहुवचन बन जाए तो क्या वो भाववाचक नहीं रहती? बिल्कुल नहीं रहती। यह व्याकरण का एक बहुत ही जादुई नियम है। अगर किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाए तो वो अपनी अदृश्यता का गुण खो देती है और सीधे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बात कर रही हैं? भाववाचक का बहुवचन बनते ही वो जातिवाचक। इस चमत्कार को किसी उदाहरण के माध्यम से खोलकर समझाइए, ताकि यूपी पुलिस की परीक्षा में कोई भी छात्र मात ना खाए। इस चमत्कार को ऐसे समझा जाए। एक शब्द है बुराई। बुराई एक भाव है, इसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। इसका कोई भौतिक रूप नहीं है, तो यह भाववाचक है। सही है। लेकिन जैसे ही इसे बुराइयां कहा जाता है तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन होते ही इसका मतलब है कि अब ये अलग अलग प्रकार की घटनाओं या कृत्यों का एक समूह बन गया है। अच्छा। इसके जैसी और भी बुराइयां मौजूद हैं। अब ये एक भावना नहीं रही, बल्कि अलग अलग कार्यों की एक जाति बन गई है। इसलिए बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है। अरे गजब! इसी तरह मोहब्बत भाववाचक है, लेकिन जब मोहब्बतें कहा जाता है तो वो जातिवाचक हो जाती है। नफरत भाववाचक है, लेकिन नफरतें जातिवाचक हैं। ये तो सच में सारे डॉट कनेक्ट करने वाली बात थी। शायद इसलिए क्योंकि जब कोई भावना कई रूपों और कई घटनाओं में बंटकर दिखने लगती है तो वो एक वर्ग या जाति का हिस्सा बन जाती है। एकदम सही। भाववाचक हमेशा एक वचन रहेगा, और जैसे ही वो बहुवचन हुआ उसने तुरंत पाला बदल लिया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप देना आवश्यक है। जी बताइए। पुराने समय में खास तौर पर जो 1983 के बने हुए कुछ व्याकरण के नोट्स बाजार में घूमते हैं, उनमें कुछ वर्तनी और बहुवचन के नियमों में भारी गलतियां थीं। अच्छा, 1983 वाले नोट्स में? जी हाँ, मैं फिर दोहरा रही हूँ। 1983 के उन पुराने रटे रटाए नियमों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से भारी नुकसान हो सकता है। आज के समय में परीक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, इसलिए इन बहुवचन वाले नियमों को बिल्कुल गहराई से समझकर सुधारना होगा। बहुत ही शानदार टिप। तो भावी सिपाहियों, 1983 वाले पुराने नोट से आगे बढ़कर कॉन्सेप्ट को पकड़ने का समय है। बिल्कुल। अब उन चीजों पर बात करते हैं जो ना तो कोई स्पष्ट आकार लिए हुए हैं और न ही पूरी तरह से अदृश्य हैं। बात हो रही है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले दो भेदों की, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो मैम, द्रव्यवाचक संज्ञा से क्या समझा जाए? द्रव्यवाचक को लेकर छात्रों में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि द्रव्य का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, यानी बहने वाली चीज। लेकिन व्याकरण और विज्ञान में द्रव्य और द्रव अलग अलग होते हैं। तो क्या द्रव्य और द्रव अलग अलग होते हैं? इनमें मूल अंतर क्या है? ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, द्रव का मतलब केवल तरल पदार्थ होता है, लेकिन द्रव्य का मतलब होता है मैटर, यानी पदार्थ। मैटर? हाँ, विज्ञान के अनुसार मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे बेहद ठंडे तापमान पर बनाया जाता है। क्या बात है, व्याकरण में भी साइंस? बिल्कुल। व्याकरण के नजरिए से ये सभी मैटर द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल पानी या तेल नहीं आता, बल्कि इसमें खाने पीने की सभी चीजें आती हैं, जैसे तेल, पानी, दूध, घी। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, इसमें सभी धातुएं और खनिज भी आते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा और चांदी। ओहो, तो लोहा और सोना जो कि ठोस हैं, वे भी द्रव्यवाचक हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? परीक्षा में इसे पलक झपकते कैसे पहचाना जा सकता है? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी कभी गिनती नहीं की जा सकती। इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है। मतलब 1, 2, 3 ऐसे नहीं गिन सकते? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि 4 घी चाहिए, बल्कि 4 किलो घी चाहिए कहा जाएगा। जहां मात्रा की बात हो, नाप तौल की बात हो, लेकिन 1, 2, 3 करके गिनती की बात न हो, वो द्रव्यवाचक है। एकदम स्पष्ट, जिसे गिना ना जा सके, केवल तौला जा सके। तो फिर समूहवाचक क्या है? क्या समूहवाचक को गिना जा सकता है? बिल्कुल। समूहवाचक वह संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं, बल्कि पूरे एक गुट या समूह का बोध कराए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनकी गिनती की जा सके। अच्छा। ये व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जैसे भीड़, सेना, संगठन या पुलिस। या फिर ये वस्तुओं का समूह हो सकता है, जैसे चाबियों का गुच्छा या किताबों का पुस्तकालय। रुकिए,
यहाँ एक जबरदस्त कंफ्यूजन हो रहा है जो शायद कई छात्रों के मन में आ रहा होगा। बताइए क्या कन्फ्यूजन है? अगर संगठन दुनिया में बहुत सारे हैं, जैसे देश में ढेरों राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, तो ये जातिवाचक क्यों नहीं हुआ? जिसके जैसे और भी हों वो जातिवाचक होता है। ये नियम तो अभी थोड़ी देर पहले स्थापित किया गया था। बहुत ही उम्दा सवाल। ये सवाल दिखाता है कि विश्लेषण एकदम सही दिशा में जा रहा है। तो इसे कैसे समझा जाए? इसे बहुत शांत भाव से समझा जाए। संगठन शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? ये अपने आप में व्यक्तियों के एक साथ जुड़ने से बना एक शब्द है। ये शब्द सुनते ही दिमाग में किसी एक व्यक्ति या एक इमारत की तस्वीर नहीं बनती, बल्कि कई लोगों के जुड़े हुए एक पूरे ग्रुप की तस्वीर बनती है। हाँ, ये बात तो है। एक ऐसा शब्द जो जन्म से ही किसी संग्रह या भीड़ का प्रतिनिधित्व करता है, वो सीधे तौर पर समूहवाचक की परिभाषा को पूरा करता है। और क्या इन्हें गिना जा सकता है? क्योंकि द्रव्यवाचक में तो गिनती नहीं हो सकती थी। इन्हें 100% गिना जा सकता है। क्या भीड़ को गिना जा सकता है? इतिहास गवाह है, जब भारत की 2011 की जनगणना हुई थी तो पूरे देश की भीड़ गिनी गई थी। हाँ रे हाँ। 2011 की उस जनगणना में 121 करोड़ की भीड़ गिनी गई थी। एक बार फिर ध्यान दिया जाए, 2011 की जनगणना। बिल्कुल, 2011। इससे ये साबित होता है कि भीड़ को गिना जा सकता है। देश में कितने संगठन हैं ये गिना जा सकता है। सेना में कितने जवान हैं ये गिना जा सकता है। इसलिए ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। वाह, मतलब अगर कोई शब्द जन्म से ही एक गुट का बोध कराता है और उसकी गिनती संभव है, तो वो बिना किसी शक के समूहवाचक है। बिल्कुल। अब इस विश्लेषण के सबसे जादुई हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसे एक जादुई प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है? जादुई इसलिए क्योंकि इसमें एक कीमियागरी यानी एल्केमी शामिल है। व्याकरण के अंदर मानो एक पूरी प्रयोगशाला चल रही है। प्रयोगशाला? हाँ, अन्य शब्दों का रूप बदलकर, उनमें कुछ प्रत्यय लगाकर उनसे अदृश्य भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा 5 अलग-अलग तरीकों से बनाई जा सकती है। 5 तरीके? हाँ। तो भावी सिपाहियों, ये एक ऐसे फॉर्मूला की तरह है जिसे बिल्कुल गहराई से समझ लेना चाहिए। इस फॉर्मूले में कैसे भौतिक चीजें अदृश्य भावों में बदल जाती हैं। इसका पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताए। ठीक है। जैसे मीठा एक भौतिक विशेषता है। मीठा आम देखा जा सकता है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है जिसे प्लेट में रखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन जब इसमें परिवर्तन करके मिठास बनाया जाता है तो भौतिक स्वरूप छिन जाता है। मिठास एक एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता। इसी तरह ऊंचा पहाड़ देखा जा सकता है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है। ये तो सच में जादू है। भौतिक गुण को सीधे एक एहसास में बदल दिया गया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। जैसे इंसान एक भौतिक शरीर है, एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसमें परिवर्तन किया जाता है तो ये इंसानियत बन जाता है। अरे वाह! इंसानियत शरीर नहीं बल्कि एक नैतिक गुण है। बच्चा एक भौतिक स्वरूप है, लेकिन बचपन जीवन की एक अवस्था है, एक भाव है। डाकू हथियार लेकर चलता है, लेकिन डकैती उस अपराध का भाव है जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। डकैती को प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। बहुत बढ़िया तर्क है। तीसरा तरीका किस शब्द से आता है? तीसरा तरीका है क्रिया से भाववाचक बनाना। क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी मूल धातु में ना लगा होता है। ना लगा होता है। जैसे उड़ना। पक्षी का उड़ना एक क्रिया है, लेकिन पक्षी की उड़ान एक भाववाचक संज्ञा है। थकना शरीर की क्रिया है, लेकिन थकावट एक एहसास है। हंसना होठों की गति है, लेकिन हंसी एक भाव है। क्या बात है। और चौथा तरीका कौन सा है जो थोड़ा तकनीकी माना जाता है? चौथा तरीका अव्यय शब्दों से जुड़ा है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या काल के साथ कभी नहीं बदलते। वे हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसे एक शब्द है निकट। निकट से भाववाचक संज्ञा बनती है निकटता। मना शब्द जो कि एक अव्यय है, उससे बनती है मनाही। अच्छा, और इस कीमियागरी का आखिरी और पांचवा तरीका? भाववाचक बनाना। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जैसे अपना एक सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनती है अपनापन। अहम से बनती है अहंकार। तो विशेषण, जातिवाचक,
क्रिया, अव्यय और सर्वनाम, इन पांचों से अदृश्य भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। रोहित स्टडी लैब के छात्रों के लिए ये एकदम सीधा और सटीक फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल। और ये बात याद रखने लायक है कि इस फॉर्मूले को और पढ़ाई को असल जिंदगी में उतारने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वो है जज्बा। जज्बा, सही का। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का ही उदाहरण लिया जाए। उनका जन्म 1907 में हुआ था। ध्यान रहे, 1907 में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया वो बेमिसाल है। बिल्कुल बेमिसाल है। 1907 में जन्मे भगत सिंह के अंदर देश को आजाद कराने का जो जोश था और ब्रिटिश हुकूमत की चालों को समझने के लिए जो उनका रणनीतिक होश था, ये दोनों ही जोश और होश भाववाचक संज्ञाएं हैं। और यही जोश और होश रोहित स्टडी लैब के छात्रों के भीतर उस खाकी वर्दी को पाने के लिए भी होना चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिना जोश और होश की तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। तो चलिए, अब समय आ गया है एक रैपिड फायर रिवीजन का। एकदम मशीन गन की तरह सवाल पूछे जाएंगे और गोली की तरह जवाब आने चाहिए, ताकि सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएं। क्या शुरुआत की जाए? पूरी तरह से तैयार। सवाल दागे जाएं। अगर परीक्षा में कोई शर्त ना हो तो संज्ञा के कुल कितने भेद टिक करने हैं? कुल 5 भेद टिक करने हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं किस संज्ञा के अंतर्गत आती हैं? ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। अगर बुराई भाववाचक है तो क्या बुराइयां भी भाववाचक है? बिल्कुल नहीं। बहुवचन होते ही वो अपना रूप बदलकर जातिवाचक बन जाती है। क्या घी, दूध और सोने को गिना जा सकता है? नहीं, इन्हें केवल तौला जा सकता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक हैं। क्या जबरदस्त रिवीजन था। आज संज्ञा का जो लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम किया गया है, उससे ये यकीन हो गया है कि अब परीक्षा में कोई भी सवाल छात्रों को चकमा नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। व्याकरण के ये नियम अब रटने की चीज नहीं बल्कि समझने का विज्ञान बन गए हैं। लेकिन इस वृहद चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार पर गहराई से सोचने की जरूरत है। ये जो वर्दी है जिसके लिए दिन रात एक किया जा रहा है, जब तक ये बाजार में एक दर्जी की दुकान पर टंगी है, तब तक क्या ये सिर्फ एक वस्तु यानी महज एक जातिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सोचकर देखा जाए, जब ये वर्दी किसी युवा के शरीर पर सजती है, तो क्या ये केवल कुछ मीटर कपड़ा रह जाती है? क्या ये गर्व, सम्मान और जिम्मेदारी जैसी विशाल भाववाचक संज्ञाओं में नहीं बदल जाती? छात्रों को इस पढ़ाई को इसी भाव से जोड़ लेना चाहिए। तैयारी मत रोकना, वर्दी दूर नहीं है। सब्सक्राइब टू रोहित स्टडी लैब।